नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की इलेक्शन की महा कवरेज। मैं हूं अनुराग शाह। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में महाराष्ट्र में महायुति बढ़त बनाते हुए दिख रही है, वहीं झारखंड में बीजेपी गठबंधन आगे दिख रहा है। हालांकि ये काफ़ी शुरुआती रुझान है। जो ईवीएम के अभी जस्ट खुलनी शुरू हुई है और इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे अपडेट करेगा, तो उसके बाद स्थिति और क्लियर होगी और कौन सा गठबंधन जो है इन दोनों राज्यों में आगे रहेगा, उसकी तमाम डिटेल जो है हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि दोनों राज्यों के अंदर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। इंतखाब फारूकी जी है शिवसेना यूबीटी से, मयूर पारिक है राजनीतिक विश्लेषज्ञ, और जयप्रकाश सिंह है राजनीतिक विश्लेषज्ञ, और इसके अलावा मनीष गुप्ता इकोनॉमिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश सहगल मार्केट एक्सपर्ट, क्योंकि बिजनेस चैनल होने के नाते हम हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आज के जो चुनाव नतीजे आएंगे उनका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि गुरुवार को मार्केट में गिरावट दिखी, लेकिन शुक्रवार को मार्केट में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। उसमें कई सारे रीज़न थे, और उसमें एक रीज़न ये भी था कि एग्जिट पोल ने जो एक अंदेशा दिखाया था, एग्जिट पोल के नतीजे थे, उनसे भी मार्केट के अंदर बढ़त देखने को मिली। और आज के नतीजे हैं वो सोमवार के मार्केट की दिशा तय करेंगे। तो हमारे साथ भी जुड़े हुए इंतखाब फारूकी जी शिवसेना यूबीटी से। इंतखाब जी, सबसे पहले आपसे ही पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभी तक तो शुरुआती रुझान है, क्या देख रहे हैं आप? हमारी स्क्रीन पे अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो 134 136, तो मामला कांटे का लग रहा है। जी नमस्कार। जी बिल्कुल, शुरुआत अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमें धीरे धीरे देखना है कि दोपहर के 12:30 एक बजे तक हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है रुझान वो सही ढंग से हमें समझ में आएगा। और हमें पता है कि बहुत अच्छे तरीके से महाविकास आघाड़ी जो है वो अच्छे नंबर्स हम लेके आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी दोपहर के 1 डेढ़ बजे तक हमें पूरा समझ में आएगा, और हम बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे पूरे महाराष्ट्र से जो हमारे उम्मीदवार है वो अच्छे तरीके से जीत कर आएंगे। आप कह रहे थे शुरुआती रुझान है और कम से कम 1 डेढ़ बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे समझूंगा जिस तरह से एग्जिट पोल के रुझान आए और उसके बाद आज हम नतीजे देख रहे हैं, और नतीजों में भी शुरुआती रुझान है। क्या लग रहा है आपको, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कांटे की टक्कर दिख रही है, या फिर जो महायुति को थोड़ा एज लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और ये जो महायुति है इसको निश्चित तौर पे बढ़त सभी जितने भी एग्जिट पोल है उन्होंने दिखाई है। लेकिन एग्जिट पोल क्या होता है, अभी बस 4-5 घंटे में इसका जो है स्थिति साफ हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ है, यानी कि 65.34% के आसपास ये वोटिंग हुई है। और जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, जो सरकार रही है उसको ही इसका ज्यादा फायदा हुआ है, और सरकार में जो बड़ी पार्टी रही है उसको खास तौर पे फायदा हुआ है। 2004 से अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो 2004 में एनसीपी कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था, जब वोटिंग परसेंटेज करीब 61% हुआ था। 2009 में 62% के आसपास वोटिंग हुई थी। उस समय कांग्रेस और एनसीपी दोनों को फायदा हुआ था, लेकिन बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। 2014 में आपको पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे, उस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था, और वो बड़ी पार्टी आई थी क्योंकि वोटिंग ज्यादा हुई थी 62% के आसपास। 2019 में 63% वोटिंग हुई थी, और उस समय भी जो है भाजपा बड़ी पार्टी थी। तो 2024 का भी मैं आपको अगर कैलकुलेशन बताऊं, 65.34% वोटिंग हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है काम किया है वो लाडली बहन योजना का फैक्टर है। दूसरी तरफ जो उद्धव बाला साहब ठाकरे है उनकी पार्टी और
जो एमवीए गठबंधन है उनका उनकी जो योजना थी महालक्ष्मी योजना, उसने ये काम किया है। महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में वोट डालने आई। इस तरह से न बताया सिर्फ कि मुंबई में। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है और करीब 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन एक मैं हमारे दर्शकों को एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा कि ये अमूमन कम देखने को मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मेल वोटर जो है कुल वोटर्स की संख्या में, तो वहां पर 3,30,00,000 मेल वोटर्स जो है उनके द्वारा वोट डाला गया है और फीमेल वोटर जो है वो 3,06,00,000 यानी करीब करीब 25 लाख पुरुषों के द्वारा ज्यादा वोट डाला गया है। ये भी एक आंकड़ा है जो हमने निकाला है। लेकिन इसमें आपने बिल्कुल सही आंकड़े रखे कि हर बार जहां पर भी वोटिंग ज्यादा हुई है तो जो रूलिंग में पार्टी रही है और उसमें सबसे बड़ी पार्टी रही है उसको फायदा हुआ है। बिल्कुल। अब हमारे साथ मयूर पारिक जी भी जुड़ गए हैं। मयूर, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या जो अभी आंकड़े हमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अब तो बिल्कुल बराबर, महायुति 136 और महाविकास आघाड़ी 130, तो बिल्कुल बराबर का फाइट लग रही है। मयूर, आपसे समझना चाहूंगा क्या महाविकास आघाड़ी ने जो लोकसभा के अंदर जीत दर्ज की थी या जो मोमेंटम बनाया था वो मोमेंटम को कंटिन्यू रखने में महाविकास आघाड़ी कामयाब नहीं रही और महायुति ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, लाड़की बहना योजना, इसके अलावा और भी कई सारी योजना लेकर एक मोमेंटम पिकअप कर लिया और इसी वजह से हम ये अब देख रहे हैं कि महायुति मतलब आगे दिख रही है। हाँ अनुराग, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, हम लोकसभा के चुनाव के नतीजों के साथ अगर एनालिसिस स्टार्ट करें तो लोकसभा में बीजेपी यानी कि महायुति एनडीए, उसकी परिस्थिति सबसे ज्यादा विपरीत थी, सबसे ज्यादा नेगेटिव थी। और उस नेगेटिव परिस्थिति में जब हमने लोकसभा के नतीजे विधानसभा सेगमेंट के साथ में उसको डिवाइड किया, यानी कि सेगमेंटाइजेशन किया लोकसभा के रिजल्ट्स को हर विधानसभा के साथ में, उस समय भी हमें ये नहीं दिखा था कि महायुति जो है वो बहुत ही जोरदार तरीके से पिछड़ गई। महज 20 सीटों का अंतर दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, 135-165 के आसपास। और उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी यानी कि एनडीए अगला महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने में नाकामयाब हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें उसे आ सकती। ये उस समय का एक एनालिसिस। उस समय जो महाविकास आघाड़ी ने प्रचार के मामले में एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली, हमें दिखा उसके बाद कि वो बढ़त जो है वो या तो मेंटेन नहीं कर पाए या तो उसे दी नेक्स्ट लेवल तक जो ले जाने की बात थी, वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना, जैसे कि जबरदस्त तरीके से उन्हें अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना था, वहां पे वो फंस गए। वो फंसे किन मामलों में? मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस मामले में। ये तीनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना यूनिटी ये मान के चल रही थी कि हमारी सरकार अब बहुत आसानी से बन सकती है। लोगों ने अपना माइंड जो है वो सेट कर लिया है और ऐसे में सॉरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो बहुत अच्छा करेंगे। और इसीलिए हमें झगड़े दिखे, उनके बीच के आपसी झगड़े दिखे मुख्यमंत्री पद को लेकर के। ऐसे में जो उन्होंने सेंटर स्टेज पे मुद्दे लेके आए थे वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि एकनाथ शिंदे लाड़की बहन लेके आए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ओबीसी को इकट्ठा करना, ये तीनों मुद्दे धीरे धीरे सेंटर स्टेज पे आने लगे। हमने ये देखा कि बटेंगे तो कटेंगे की वजह से और एक है तो सेफ है की वजह से माइनॉरिटी के सामने रिवर्स पोलराइजेशन हमें दिखा। जो मराठा आंदोलन था ओबीसी में उसका रिवर्स पोलराइजेशन, और लाड़की बहन की वजह से हमने ये देखा कि महिलाओं ने अधिक अच्छा मतदान किया जो कि महायुति के फेवर में जाते हुए दिखा। इस समय जो आंकड़े दिख रहे हैं वो कट टू कट दिख रहे हैं।
ये कट टू कट आंकड़े इसी स्ट्रेटजी की देन है। लोकसभा का पारा महायुति जो है वो बड़े पैमाने पे उतारने में कामयाब रही, ये वही चीज दिख रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा शुरुआती ट्रेंड है, ऐसे में हम निश्चित तौर पर किसी भी बात को लेकर दावा नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो पक्की रही, एक बात तो कंफर्म रही कि बीजेपी कहीं ना कहीं, एनडीए कहीं ना कहीं कम से कम अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा। बिल्कुल मयूर जी, सही आपने चीज़ कही कि अभी ये शुरुआती ये जो भी रुझान आ रहे हैं, हालांकि दोनों के दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी प्लस यानी कि गठबंधन को बड़ा दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे, अब 9 में से शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि नहीं बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी, 8 सीटों पर बढ़त दिख रही थी, लेकिन वो बढ़त रह गई है अब 6 सीटों पर। तो वो परिवर्तित होते रहते हैं। अभी कितने 1 घंटे 10 मिनट की ही काउंटिंग हुई है। देखना होगा कि अभी 10 बजे के आसपास जाके थोड़े से ना ऐसे रुझान आने शुरू होंगे जिस पर शायद यकीन करने लायक होगा। एक काम करते हैं, हमारे सभी मेहमान जो हैं उनका मैं फिर से स्वागत कर देता हूं। इंतखाब फारूकी जी हैं, शिवसेना यूबीटी से हैं। मयूर पारेख राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयप्रकाश सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे पुराने सहयोगी भी हैं पुराने संस्थान में। बड़े दिनों बाद देखे, अच्छा भी लग रहा है जयप्रकाश जी को। और इसके अलावा मनीष गुप्ता इकोनॉमिस्ट, और थोड़ी देर में राजेश सहगल जुड़ जाएंगे, मार्केट एक्सपर्ट। लेकिन बीजेपी या फिर कांग्रेस, उनके मुख्यालयों में, उनके दफ्तरों में किस तरह की इस वक्त हलचल है, क्या कुछ हो रहा है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हर जगह मौजूद हैं। मुंबई चलते हैं, वहां से आस्था हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से। आस्था, बताइए, अभी तो शुरुआती रुझान जरूर हैं, महायुति के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन लड़ाई कांटे की है। क्या कोई सेलिब्रेशन, कोई उत्साह, कोई जोश आपको दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल, जैसे हम लाइव देख पा रहे हैं अभी, आप बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं कांटे की टक्कर है। और यहाँ पे हम बीजेपी ऑफिस के सामने खड़े हैं और बिल्कुल स्पीकर्स ऑन हो चुके हैं और ढोल नगाड़े वाले आ चुके हैं यहाँ पे। तो कभी भी सेलिब्रेशन शुरू हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 10 बजे के आसपास जो आंकड़े हैं वो भरोसे करने लायक होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। हमको पता चल चुका है कि फर्नांडिस जी जो है वो अभी कुछ ही देर में यहाँ ऑफिस में आएंगे, तब उनके अभी थोड़े बीजेपी स्पोक्स पर्सन आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है वो बिल्कुल सेटअप हो चुका है, जैसे जो स्टेज बोलते हैं, एक पूरे फंक्शन के लिए वो सेटअप हो चुका है। और अभी बीजेपी ऑफिस के सामने ही खड़े हैं और हम बहुत सारी बातचीत हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन अंदर बाहर जा रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि थोड़ी एनर्जी तेज है। लेकिन अगर हम थोड़ी मुद्दों की बात करें तो सबसे तेज जो महायुति ने मुद्दे उठाए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। उन्होंने बोला था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे जैसे ही वो पावर में आएंगे। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उन्होंने सोशल इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस किया था। तो अभी ये कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन अभी बीजेपी ऑफिस में मुझे लगेगा कि रौनकें और लगेंगी जैसी जैसी टाइम बढ़ेगा। बट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो हम आपको समय समय की अपडेट देना जरूर देंगे आने वाले टाइम पे। मुंबई का माहौल है, मुंबई का माहौल आस्था ने बता दिया है। दिल्ली भी चलते हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ हैं, वो भी बीजेपी के दफ्तर से जुड़ रही हैं। सुमिता, मुंबई में तो देखिए उत्साह थोड़ा सा दिख रहा है, दिल्ली का माहौल क्या है, बताएंगे आप? जी अभिषेक, जैसे आस्था ने बोला था कि वहाँ पे ढोल नगाड़े ऑलरेडी स्टेशन है, यहाँ पे ढोल नगाड़े तो नहीं है, बट यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है। जो हर बार जब भी इलेक्शन कवरेज होता है तो जर्नलिस्ट के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, बट ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन है और वो शायद आप गेस भी कर पाएंगे, जलेबी का एडिशन है। जलेबियाँ यहाँ पे बनना शुरू हो चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि ज़रा पैन करके दिखाएं। ये प्रेपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो अर्ली लीड्स हैं वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं और एक मतलब उस तरीके से एक उत्साह का माहौल जो है वो थोड़ा बहुत बना हुआ है। अभी भी आई थिंक कुछ टाइम है तो हमें देखना होगा कि लीड्स एग्जैक्टली क्या बताते हैं। बट ये सभी जितनी भी पार्टीज़ हैं इन्वॉल्व अभिषेक, उन सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेक्स बैटल है और शायद इतने हाई स्टेक्स पार्टीज़ के लिए पहले कभी भी नहीं थे, बिकॉज कुछ पार्टीज़ के लिए तो ये सर्वाइवल का बैटल है। रीजनल पार्टीज़ जैसे हैं
ये सिर्फ एक पावर स्ट्रगल भी नहीं है, ये पावर का टसल नहीं है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो नोट करने वाली है कि ये टसल है लेगेसीज का, एनसीपी का पर्टिकुलरली। शिवसेना की लेगेसी को कौन ओन करेगा, बिकॉज आपको पता है उनमें फूट पड़ गई थी और दो अलायंसेस के बीच में अब कुल मिला के 6 पार्टीज़ हैं, तो वोटर्स के लिए भी ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहा है। ओवरऑल जो बीजेपी ने ये लीड्स गेन की है, ये एक और मतलब इट्स अ शॉट इन देयर आर्म जिसे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन जो है वो मंडे से शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली ये उनके फेवर में जाएगा। और अगर बीजेपी इस इलेक्शन में जीतती है, महाराष्ट्र का पर्टिकुलरली मैं बोल रही हूँ, तो दिल्ली इलेक्शंस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें ऑपोजिशन पार्टीज़ की, इंडिया अलायंस की, चाहे आप झारखंड में देखें या महाराष्ट्र में देखें, उनके लिए हाई स्टेक्स बैटल है, क्योंकि हरियाणा बोलते बोलते वो हार चुके थे। क्या आगे एक इंडिया अलायंस के बेसिस पे इलेक्शंस लड़े जा सकते हैं? क्या ब्रांड राहुल गांधी ब्रांड मोदी को टक्कर दे सकते हैं? तो ये सारी जो बातें हैं ये इंटरेस्टिंग रहेगी, इसीलिए आज का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उस मामले में। बट अभी फिलहाल यहाँ पे जलेबियाँ प्रिपेयर हो रही है, शायद दिन में हम लीडर्स को यहाँ पे आते हुए भी देखेंगे। सुमिता, जलेबियाँ प्रिपेयर हो रही हैं, चलिए बटेंगे तो कटेंगे नहीं, लेकिन बनेंगे तो बटेंगे जरूर, ये हम जलेबियों को लेके कह सकते हैं। आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन हाँ, ये जो सियासी जो समीकरण है ना, आप 6 पार्टियां हैं, 2 धड़े हैं, अब वोटर्स के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर था, लेकिन सभी पार्टियों ने कोशिश पुरजोर की है कि अपने अपने जो मैसेजिंग है, अपने अपने जो एजेंडे हैं, उनको वोटर्स के बीच में पहुंचाया जाए। एक बार आपको बता देते हैं कि महायुति में कौन कौन सी पार्टी है और महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में कौन कौन है। तो महायुति में बीजेपी की अगुवाई है और बीजेपी के साथ साथ शिवसेना का एकनाथ शिंदे ग्रुप है और एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी, ये 3 पार्टियां एक साइड में, और उनके मुकाबले के लिए कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप और एनसीपी शरद पवार वाला धड़ा, इनके बीच में सीधा का सीधा टक्कर हो रहा है। मुंबई में शिवसेना भवन से हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, अभी तक के जो रुझान हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट है, कांटे की टक्कर है, बीजेपी प्लस यानी कि महायुति को थोड़ा सा एज जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे है। माहौल और मूड वहां पर कैसा है? फिलहाल तो यहाँ पर माहौल बना ही नहीं है, ऐसा कहूँगी मैं। शिवसेना भवन के सामने ना कोई डेकोरेशंस है, ना ढोल ताशे या किसी तरह की मौज आपको दिखाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, लेकिन जैसा कि आस्था और सुमिता ने कहा कि काफ़ी सारी तैयारियां हो रही है कि और माहौल बनाया जाए, इस तरह का माहौल आपको शिवसेना भवन के सामने फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। और मुंबई के 2 क्रूशियल एरियाज, ऑफ कोर्स एमएमआर रीजन के 2 क्रूशियल एरियाज है जो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में काफी कांटे की टक्कर जैसा आपने कहा रहेगी, वो है ठाणे और वर्ली जैसे रीजन्स। अगर ठाणे की बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे अगेंस्ट आनंद दिघे जो उनके नेफ्यू है फॉर्मर यूबीटी सेना के, और इसके अलावा जो वर्ली वाली सीट है वहां पर आदित्य ठाकरे है अगेंस्ट मिलिंद देवरा। तो ये 2 सीट्स काफी क्रूशियल है एज फार एज मुंबई के बैटल ग्राउंड या मुंबई के कांटे की टक्कर वाली जो फाइट है इसकी बात करें। और इनिशियल रुझान जैसा कि आपने कहा, यूबीटी के इनिशियल 2 सीट्स में वो लीड कर रहे हैं, यूबीटी शिवसेना यूबीटी। तो देखेंगे आगे चलकर और आपको अपडेट करेंगे अगर यहाँ पर कुछ खुशी वाला माहौल नजर आता है। फिलहाल तो यहाँ पर पार्टी के कुछ मेंबर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ टाइट सिक्योरिटी है। आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया। सुमिता और आस्था आपके पास फिर से लौटेंगी कुछ समय के बाद, लेकिन एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता। दरअसल देखिए, हमारा फर्ज है धर्म के बिजनेस चैनल होने के नाते ना सिर्फ आपको ये चुनाव के गणित समझाएं, वोटों की गिनती के बारे में बताएं, बल्कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे इकोनॉमी पर और स्टॉक मार्केट पर, जिससे तमाम करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं देश के, उनके लिए क्या मायने हैं। तो महाराष्ट्र जीडीपी के लिहाज से सबसे बड़ा ये राज्य है, बिलियनियर्स का गढ़ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां पर होती है, तो वहां पर जो भी चुनाव नतीजे आएंगे और जिसके फेवर में आएंगे, निश्चित तौर पर थोड़े से इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होती हैं। मनीष जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, चुनाव में ना आरोप प्रत्यारोप भी बहुत लगे हैं। ये बात सच है कि उद्योग धंधों का गढ़ है महाराष्ट्र, लेकिन आरोप ये भी लगे कि बीजेपी
इंडस्ट्रीज़ को गुजरात ले जाना चाह रही है, ये आरोप भी लगे। ये भी कहा गया कि जो बड़े बड़े जो ठेके हैं वो गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, अभी हम रुझानों को अगर हम मान लें कि ये परिवर्तित हो जाते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स में, तो बीजेपी हाफे मार्क पर पहुंच गई है महाराष्ट्र में। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तस्वीर को, और अगर सरकार वहां फिर से बनती है तो निश्चित तौर पर एक पॉलिसी कंटिन्यूटी वाला फैक्टर होता है, इकोनॉमी के लिए कैसे संकेत होंगे ये? देखिए, ट्रेडिशनली पिछले 20 साल का ट्रैक ये रहा है कि जब भी किसी भी इलेक्शन में, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो और सेंटर में इलेक्शन हो, अगर बीजेपी जीतती है तो उस दिन शेयर मार्केट की रैली चलती है। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है, जैसा कि इस बार दिख रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स के पास नोटों की ये इन्वेस्टर्स के पास नोटों की बारिश जरूर होने वाली, क्योंकि न महाराष्ट्र न केवल गढ़ है आर्थिक क्षेत्र का, देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, बल्कि जो नेशन का जो सारा फंड इन्वॉल्वमेंट है वो सब महाराष्ट्र से मूव होता है। तो जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, बीजेपी को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी और पॉलिसी डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, डिले हो रही थी। वो मुझे लगता है अब नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। इसका फायदा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पड़ेगा जो इमीडिएट दिखाई देगा, लॉन्ग रन में एम्प्लॉयमेंट पर, अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस पर पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते रहे हैं कि गुजरातियों के हाथ में बिजनेस दे दिया या बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि अयोध्या में भी कुछ लोगों ने बड़े बड़े सेटअप बनाए, तो पैसा जनता का लगा है, इंटरेस्ट का लगा है, ये मतलब नहीं है। डेवलपमेंट होने से मतलब है। आगे अगर वहां एक मराठी आदमी मालिक है या गुजराती आदमी मालिक है या उत्तर भारतीय मालिक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 25,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, उनको ठीक सैलरी दे रहा है, जिनसे कि उनका रेवेन्यू का सर्कुलेशन घूम रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी आ रही है, तो ये देश का डेवलपमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आम जनता इस बात को समझती है कि उद्योग धंधे बाहर कहीं नहीं जा रहे। जो सेटअप एक बार लग गया वहां से वो नहीं हटता। उद्योग हटना उसे कहते हैं जब एक झटके में तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल से निकल के नानो की फैक्ट्री वहां से निकल के सानंद में पहुंच गई थी। इस तरह से कोई मूव नहीं होने वाला। महाराष्ट्र से हटकर गुजरात जाने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कमोबेश एक जैसे हैं और जमीन की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है, तो प्लांट हटा के प्लांट सेटअप करना एक बड़ी कॉस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। फिर भी गुजरात के मुकाबले महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के लिए ज्यादा रास्ते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, इसमें हिल्स भी हैं, तो वहां अभी उतना विकास नहीं पहुंचा जितना मुंबई के आसपास पहुंचा हुआ है। गुजरात तो ऑलमोस्ट सब जगह जो है सा दिखता है, कहां कहीं भी चले जाइए सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बिजली की कोई समस्या ही नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है, सब जगह इंटरनेट प्रॉपर आता है, सब जगह जो है खूब एम्प्लॉइज, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तो सब जगह भरे हुए। उस लिहाज से विकास की अभी ज्यादा जरूरत महाराष्ट्र को है, तो वहां से कोई रोजगार और उद्योग धंधे ले जाएगा इस बात की संभावना नहीं है। शेयर मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट होगा क्योंकि अभी केंद्र में सरकार भाजपा की है और अभी इस समय मजबूत सरकार है। कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है कि केंद्र में बीजेपी सरकार हिलने वाली है। ऐसे में आम जनता के एंगल से, प्लानिंग के एंगल से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने का निश्चित रूप से जनता को बड़ा फायदा हो। बात करते हैं लाडली योजना। इस देश में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा कल्चर लेके आ गए हैं जो जनता का कितना भला करेगा इसका तो भी अनुमान लगना तय है, अभी लगना है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की दशा और दिशा की राजनीति तो बदल ही दी है। यानी अब सबको लगता है कुछ ना कुछ जनता को देना। मनीष जी काम करते हैं। हाँ जी मनीष जी, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। दरअसल कांग्रेस के दफ्तर से दिल्ली में हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। जो आप बातचीत कह रहे थे ना कि बीजेपी ये मैसेजिंग देने में, ये नैरेटिव सेट करने में कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी प्रदेश के हित में होगी, ये काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। और फिलहाल जो रुझान, जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो उसको दिखा भी रहे हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र में हाफे मार्क पर बीजेपी पहुंच गई है, बीजेपी गठबंधन, अगर आप झारखंड के भी अगर
रुझान देखेंगे तो वहां पर भी मजबूत बढ़त बीजेपी गठबंधन को दिख रही है। चंपई सोरेन को अपने पाले में किया था। ट्राइबल जो मुद्दे हैं उसको लेकर बीजेपी काफ़ी अग्रेसिव रही, विकास को लेकर भी काफ़ी बड़े वादे किए गए और वो अभी दिख रहा है कि देखिए बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल अभी सिनेरियो वहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अभी बढ़त है बीजेपी को थोड़ी सी। बीजेपी प्लस 40 सीटों पर आगे है और जेएमएम की बात करें तो 39 प्लस सीटों पर जेएमएम प्लस आगे इस वक्त दिख रहा है। कांग्रेस के दफ्तर से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या माहौल है, क्या मिजाज है? दो राज्य और दोनों में अलग अलग तरह के मुद्दे, किस तरह का एक्शन, किस तरह का उत्साह आपको दिख रहा है कांग्रेस के दफ्तर में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, उत्साह की बात अगर करें कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर हूँ और अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि वो एक कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर का ये लॉन है। अब देखिए यहाँ पे आपको सपोर्टर्स से ज़्यादा मीडिया के लोग दिखेंगे, कैमरेज दिखेंगे, रिपोर्टर्स दिखेंगे। सपोर्टर्स बेहद कम हैं, नहीं के बराबर हैं। मेरे दाहिनी तरफ मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्टर्स नहीं है। ये पूरा मैदान खाली है। साथ ही साथ कुछ लीडर्स वैसे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर, वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो उत्साह बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है इस वक्त। कोई तैयारियाँ नहीं हैं, कोई इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं कि जिससे कि ये इस बात का संकेत मिले कि लीडर्स आने वाले हैं या फिर अगर जीत मिलती है तो इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। तो इस बात के कोई भी संकेत इस वक्त नहीं है। इसके पीछे की वजह एक बताई जा रही है कि जिस तरीके से हरियाणा में बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कांग्रेस पार्टी और फिर उसको हार मिली, उसकी वजह से इस वक्त काफ़ी कॉशियस है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस हाई कमान भी वेट एंड वॉच के मोड में है और पहले नतीजों की जो स्थिति है वो साफ होने का इंतज़ार कर रही है। हालांकि इस तरह के जो क्लोज कॉन्टेस्ट हैं हमने पहले भी देखा है कि उनकी जो तस्वीर होती है वो बहुत जल्दी साफ नहीं होती है। आम तौर पे 2 घंटे में मतलब अगर 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होती है तो 10-11 बजे तक स्थितियां साफ हो जाती हैं, लेकिन तब जब एक तरफा लड़ाई हो। लेकिन खासकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है तो ये 1-2 बज सकते हैं स्थिति साफ होने में। तो ये यहाँ की स्थिति है। अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स आएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस के कोई भी बड़े स्तर के लीडर यहाँ पे नहीं हैं। तो स्थिति यहाँ की इस वक्त है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई ढोल नगारा नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब अभी से 2-3 घंटे बाद जब स्थितियां साफ होंगी खासकर महाराष्ट्र में, तो हो सकता है हरकतें शुरुआत हों। लेकिन रुझानों के हिसाब से दोनों ही जगह एमवीए की बढ़त है, बीजेपी अलायंस की बढ़त है। तो क्या स्थितियां होती हैं, किस करवट अपने करवट लेता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की स्थिति ये है। तो अब ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है कि इसमें जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है या जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है वो आगे बढ़ती है। इस लड़ाई में कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा पसरा हुआ है, सपोर्टर्स नहीं है, लीडर्स नहीं है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्थितियां साफ होंगी तो शायद कुछ हरकतें शुरू हों। प्रकाश, ये लाजमी भी देखिए, दोनों के दोनों अगर हम राज्यों की बात करें तो कांग्रेस एक गठबंधन की घटक दल है। झारखंड में मतलब वो छोटी पार्टी, अगर हम जेएमएम के मुकाबले अगर हम बात करें तो देखते हैं। और हरियाणा वाला उदाहरण सबके सामने है, थोड़ा अति उत्साह हो गया था, वहाँ पर सेलिब्रेशन काफ़ी पहले शुरू हो गया था और बाद में नतीजे बिल्कुल पलट गए थे। एक और काम करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट राजेश सैगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। राजेश जी, देखिए बाजार को तो यही चाहिए ना कि जो सरकार केंद्र में हो वो सरकार, उसी पार्टी की सरकार राज्य में बन जाए, पॉलिसी कंटिन्यूटी हो जाएगी, या फिर जो सरकार अगर चल रही हो वो सरकार चलती रहे। इन रुझानों को देख के आपको क्या लग रहा है? हालांकि बाजार ने कल एक सिग्नल दे दिया है, कल कमाल की तेजी हमने मार्केट में देखी और कहीं ना कहीं सेंस हो गया था कि जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, दोनों राज्यों में ज़्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दिया गया था। आप किस तरह से देख रहे हैं सिनेरियो को और बाजार कितना एक्साइटेड होगा अगर
बीजेपी दोनों राज्यों में अपने गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है? शुक्रिया जी। देखिए, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन जो है, इन सब का मार्केट पर प्रभाव तो जरूरी है और होगा। लेकिन आई थिंक ये भारत और इंडियन मार्केट और भारतीय बिजनेसेस जो हैं वो एक ऐसे जंक्चर पर हैं, एक ऐसे मोड़ पर हैं आज और रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, जहां पॉलिटिक्स का और बिजनेस का पॉलिटिक्स का जो प्रभाव है बिजनेस पर, धंधे पर और ग्रोथ पर, आई थिंक वो एक थोड़ा डीलिंक हो गया है। थोड़ा उनका जो डिपेंडेंस है, जो उनके ऊपर जो वो निर्धार रहते थे, वो थोड़ा कम हो गया है। और ये बहुत ही अच्छी दिशा में हमारा मार्केट जा रहा है, अच्छी दिशा में हमारा पॉलिटिक्स जा रहा है। तो पार्टी ए आए या पार्टी बी आए, ये गठबंधन अगर पावर में आए या दूसरा गठबंधन पावर में आए, इससे मार्केट पर असर तो होगा, बट इतना ज्यादा नहीं। मार्केट जो है वो ये देख रहा है कि जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनकी प्रॉफिट कैसी है, उनका उनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उनका ग्रोथ कितना है। और आई थिंक ये अगर नंबर्स आप देखें पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर में, तो वो नंबर्स थोड़े धीमे हो रहे हैं। उसकी जो रफ्तार से जो ग्रोथ हो रही थी सेल्स में, प्रॉफिट्स में, वो कम हो गई है। तो देखना ये है कि पॉलिटिक्स का जो रिजल्ट आता है, इलेक्शंस का जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, उसमें क्या कोई बड़ी पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, क्या किसी सेक्टर पर या किसी बिजनेस पर उसका ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। तो हमारा जो रिसर्च है उसका रिजल्ट जो है, उसका जो नतीजा है हमारे रिसर्च का, वो ये है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों ही गठबंधन, सारे चुनाव जो चल रहे हैं, अभी जो रिजल्ट्स आप दिखा रहे हैं, काफी क्लोज ये कंपटीशन रहा है। तो वो आम जनता के लिए, मार्केट्स के लिए, बिजनेस के लिए, दो पार्टी अगर काफी क्लोज चल रही है, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी पार्टी पावर में आके एक तरफा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती फिर। जिस तरह से आपने बताया कि विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है, तो एक तरफा पॉलिसी डिसीजन नहीं हो। एक थोड़ा सा जो लीड है उसमें बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो नागपुर साउथ वेस्ट से आगे चल रहे हैं करीब 2200 वोटों से। इसके अलावा कल्याण ईस्ट से सुलभा गणपत गायकवाड़ है, वो आगे चल रहे हैं। डोंबिवली से बीजेपी आगे चल रही है। बोरीवली में संजय उपाध्याय आगे चल रहे हैं। कांदीवली ईस्ट में अतुल भातकलकर है, शानदार लीड बनाई हुई है। विले पार्ले से बीजेपी आगे चल रही। चारकोप में बीजेपी आगे चल रही है। वडाला में बीजेपी आगे चल रही। तो मुंबई की अगर हम सीटों की बात करें तो ज़्यादातर जो मुंबई की सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। अर्बन पॉकेट्स में काफ़ी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और मेरे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, हम जिस तरह से रुझानों में देख रहे हैं कि मुंबई की ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है, तो क्या ये माने कि जिस तरह का पिछले कुछ सालों में मुंबई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें कोस्टल रोड की, सबसे बड़े सी ब्रिज की, अटल सेतु की, या फिर जो मेट्रो लाइन है, अंडरग्राउंड लाइन है, उसकी बात करें, तो इन सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है मुंबई के परिप्रेक्ष्य में। ऐश्वर्या, मैं मयूर पारिक जी आपसे भी एक टेक लेना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मुंबई की सीटों पे बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मुंबई सिटी में ये एक्सपेक्टेड था। मुंबई सिटी के आप अर्बन प्रोजेक्ट्स देखिए, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन आई, एक क्लियर मैसेज पब्लिक में था कि उद्धव गवर्नमेंट आई, उसने मेट्रो ट्रेन का काम रुकाया, मेट्रो ट्रेन को नहीं बनने दिया। मुंबई महानगर पालिका में जो शिवसेना का कामकाज था, उससे अधिकांश लोग नाराज थे। ये भी हम कई सारी रिपोर्ट्स में सीधे सीधे और साफ शब्दों में हमें रिफ्लेक्ट हुआ, हमने इस चीज को देखा। कुल मिलाकर के मैं एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि मुंबई के जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं लग रहा। ये पहले से एक्सपेक्टेड। कुछ देर पहले जब अनुराग मैंने आपसे बात की, तो उस समय मैंने मुंबई की कई सारी सीट्स आपको गिनाई थी, जो हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरूर भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे स्वीप करेगी, और वो स्वीप कर रही। और इसी प्रकार से मुंबई ही एक ऐसा रीजन
एमएमआर, बल्कि मैं एमएमआर कहना चाहूँ, मुंबई में एमएमआर रीजन जो है, मुंबई सिटी में 36 सीट्स है और पूरे एमएमआर रीजन को आप कैलकुलेट करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 56 के आसपास की सीट्स है। ये एक बहुत बड़ा चंक, अर्बन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन आरक्षण के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, एक वो पॉपुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है, एक वो पॉपुलेशन जो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, एक वो पॉपुलेशन जिसको गवर्नमेंट स्कीम्स की कम जरूरत पड़ती है, जो अपनी स्किल पर, वर्किंग क्लास पर, प्रोफेशन पर आगे बढ़ता। और अर्बन इसीलिए पॉपुलेशन जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है और जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेडेशन है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था और उसका मुंबई की जो अर्बन सीटें हैं उस पर बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर जो मुंबई की सीटें हैं 36 सीटों में, उसमें जो अभी तक हमने सीटें देखी हैं जिसके ट्रेंड्स हैं वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। अभी हमारे साथ जुड़ रही है ऐश्वर्या पाटिल। ऐश्वर्या, जिस तरह से देखा हमने कि मुंबई की जो ज़्यादातर सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स है उसका फायदा होता हुआ दिखा है, तो इसको आप कैसे देखती है? और अब क्या थोड़ी बहुत हलचल जो है आप सेना भवन के वहां पर है तो होती हुई दिख रही है क्या? तो सुबह से वैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और जायजा ले रहे हैं। माहौल वैसा अभी तक बनता हुआ नजर नहीं आया है और सिक्योरिटी फिलहाल लेकिन काफ़ी टाइट है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि इसके अलावा कोई जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आपने देखा कि कुछ माहौल है, ढोल ताशे बज रहे हैं और कई सारी तैयारियां या प्रेपरेशंस हो रही हैं, बट उसके अलावा ऐसा कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट लोगों का कहना जो यहाँ पर है, स्टेशन शिवसेना के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कहना है कि शायद शाम तक जब नतीजे थोड़े क्लियर होंगे तब देखा जाएगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पर उनकी शिवसेना यूबीटी की जो एक विमेन लीडर है सुषमा ताई अंधारे, वो यहाँ पर आई है। वो प्रेस को अभी एड्रेस करेंगी कुछ ही देर में और उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल उनकी पार्टी में भी नजर आ रहा है। फिलहाल एमएमआर रीजन कांटे की टक्कर पर चल रहा है और यूबीटी के लिए और बोथ महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए काफी कांटे की टक्कर रहेगी मुंबई इस रीजन में। स्पेसिफिकली अगर बात करें वर्ली और ठाणे, ये दो रीजन्स हैं जहां पर काफी कंपटीशन नजर आएगी। एक जगह पर एकनाथ शिंदे है वर्सेस द दिघे फैमिली और दूसरी जगह पर आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवरा। तो ये एक दो की रीजन्स रहेंगी जहां पर हम देखेंगे कि कितने वोट्स पाए जाएंगे और किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए पाए जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा इलेक्शन डे पर जिस दिन 20th को हमने देखा कि कई सारे इश्यूज हैं जो लोग एड्रेस करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम धारावी की बात करें तो इसके रीडेवलपमेंट की बात करें या सफाई की बात करें, मुंबई के ट्रैफिक कंजेशन की बात करें, ये सारे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बड़े रहे हैं। एज फार एज वोटर्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स या इश्यूज को सॉल्व करने वाली बातें हैं, तो ये कुछ विषय रहे हैं जो उन्होंने एड्रेस किए हैं। ठीक है, शुक्रिया ऐश्वर्या। तो महाराष्ट्र की ये हकीकत। हालांकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों के दोनों गठबंधन के बीच में ना, अगर हम मुंबई की बात करें तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, बराबरी का मुकाबला था। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है 152 सीटें जो हैं बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास आघाड़ी उनके पक्ष में 125 सीटों के आसपास का आंकड़ा है। तो ये जो गैप है ना ये बढ़ता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है और जैसे जैसे समय बीतेगा, अब ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट की काउंटिंग हो गई है और उसमें एक क्लियर कट हम देख रहे हैं कि एडवांटेज है महायुति को।